में हमने मराइन हैबिटेट में पेलाजिक फोना का अध्ययन किया था। आज हम बेंथिक फोना या नितलस्थ प्राणी जात इनका हम अध्ययन करेंगे। बेंथिक जोन की प्रमुखतम विशेषता समुद्र तल की उपस्थिति होना है। सूर्य के प्रकाश भेदन क्षमता के आधार पर इसका दो भागों में अध्ययन किया जाता है, वेलांचली क्षेत्र या लिटोरल जोन और गहरे समुद्री क्षेत्र या डीप सी जोन। वेलांचली क्षेत्र या लिटोरल जोन समुद्र तल वाला यह प्रकाशित क्षेत्र 200 मीटर गहराई तक एवं तट से 250 किलोमीटर चौड़ाई तक का माना जाता है। इसे हम पुनः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, सुवेलांचली क्षेत्र या यू लिटोरल जोन और उपवेलांचली क्षेत्र या सब लिटोरल जोन। यू लिटोरल जोन तट से जुड़ा यह क्षेत्र अंतर ज्वारीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत ज्वार तथा भाटा के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित होता है। यह क्षेत्र जीवों के लिए अति उत्तम माना गया है। समुद्री वनस्पति भी इस क्षेत्र में बहुसंख्य एवं विविधता लिए हुए मिलती है। इस क्षेत्र में भौतिक एवं रासायनिक अवस्थाएं बदलती रहती हैं। इस आश्रय स्थल को भी तल की भिन्नता के आधार पर हम तीन भागों में या तीन प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, चट्टानी यानी कि रॉकी, रेतीला या सैंडी और दलदली या मार्शी क्षेत्र। यू लिटोरल जोन की विशेषता वहाँ पर एकांतरित क्रम में ज्वारीय जल का घटना बढ़ना है। इस क्षेत्र को समुद्र तट या बीच भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहाँ स्थलीय एवं समुद्रीय आश्रय स्थल मिलते हैं। यह जल एवं स्थल के सम्मिलन का वह स्थान है जहाँ ज्वारीय जल चढ़ता व उतरता रहता है। यहाँ की परिस्थितियाँ जीवों के लिए अधिक श्रम साध्य एवं कष्ट साध्य होती हैं। विकास के क्रम में तथा विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र का अत्यंत महत्व रहा होगा। उभयचारिता एवं स्थलीय जंतुओं को संक्रांति काल में भी इसी आश्रय स्थल को आधार बनाना पड़ा होगा। जीव जंतुओं की घनी जनसंख्या एवं समष्टियों का यहाँ पर पाया जाना भी इस क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र का होना, यहाँ का उपयुक्त आधार या तल, प्राथमिक उत्पादकता की प्रभाविता और कार्बनिक द्रव्यों की प्रचुरता, ज्वार एवं जल धाराओं की उपस्थिति तथा ऑक्सीजन की अधिकता है। अंतर ज्वारीय क्षेत्र के फ्लोरा और फौना दोनों को ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें मुख्य समस्या है जल के उतरते व चढ़ते रहने की। जल की लहरों के बराबर आते रहने से आधार की रेती और कंकड़ बराबर आगे पीछे होते रहते हैं और लहरों से जीव जंतुओं का आधार भी खिसकता रहता है तथा जीवों को बार बार झटके भी लगते रहते हैं। प्रकाश की दृष्टि से भी लघु ज्वार के समय दीर्घ ज्वार के जल में डूबे रहने वाले जीव सीधे सूर्य का प्रकाश पाते हैं, जबकि इसके विपरीत लघु ज्वार के समय डूबे रहने वाले जीवों को कुछ अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इस तरह प्रकाश एवं दीप्तता भी यहाँ एक समस्या है। तटीय तापक्रम भी न्यूनतम व अधिकतम दृष्टि से अधिक अंतर प्रदर्शित करता है। अधिकांशतः अंतर्ज्वारीय जीवों के सामने सूख जाने की भी समस्या आती है। लवणता के बदलते रहने की समस्या भी इस क्षेत्र में विशेषकर ऐसे स्थानों पर प्रभावी होती है जहां नदियां व नाले आकर समुद्री जल में मिलते हैं। तो इस कारण जब जीवों को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो इनके अंतर्गत इनके लिए कुछ अनुकूलन या एडाप्टेशंस भी पाई जाती हैं। तो इंटरटाइडल जोन में रहने वाले जीवों में क्या क्या इनमें अनुकूलन या एडाप्टेशंस पाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इनकी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर के अधिक तापक्रम के प्रति सहनशीलता जो है वो इनमें पाई जाती है। अंतर ज्वारीय क्षेत्र के जंतुओं में अधिक तापक्रम को भी सहने की शक्ति विकसित हो जाती है। मोलस्का के जीवों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहने की शक्ति पाई गई है।
इसी प्रकार यहाँ मिलने वाले यूका जैसे केकड़ों में अधिक तापक्रम सहन करने की क्षमता देखी जा सकती है। इन जीवों में थर्मोरेगुलेशन या ताप नियंत्रण की भी क्षमता पाई जाती है, जैसे कि बार्निकल्स, क्रैब्स, लिम्पेट और गैस्ट्रोपोडा के जीव ताप नियंत्रण की क्षमता के कारण अपने शरीर को ठंडा कर लेते हैं, यद्यपि यह क्षमता सीमित ही होती है। ताप नियंत्रण प्रणाली के साथ ही इस क्षेत्र के जंतुओं से कम एवं अधिक तापमान के लिए भी प्रतिरोध भी होता है। इनमें उच्च व निम्न लवण के प्रति सहिष्णुता यानी कि हाई और लो सैलिनिटी के प्रति भी टॉलरेंस पाई जाती है। लवणों की सांद्रता अधिक होने या बहुत कम होने के प्रति भी अंतर ज्वारीय क्षेत्र के जंतु अनुकूलित रहते हैं। लवण की सांद्रता अचानक कम या अधिक हो जाती है और इस अधिक या कम हो जाने को भी यहाँ रहने वाले जीव जो हैं वो सहन करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि यूका रेपेक्स जो है ये अत्यंत उच्च लवणता में भी जीवित रह सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरटाइडल जोन में रहने वाले जंतुओं को प्रॉब्लम ऑफ ड्राइनेस भी रहती है कि सूखने की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो अंतर ज्वारीय जंतुओं के सामने सूख कर मर जाने की भी विकट समस्या होती है। अधिक जल तथा कम जल होने की दोनों परिस्थितियों में जंतु रह लेते हैं। सूखने से बचने के लिए अनेक जंतु ज्वारीय जल सतह के साथ साथ नीचे होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें कुछ विशिष्ट व्यवहार भी पाया जाता है, जैसे कि सिरेथेडियम नामक ऑस्ट्रेलियाई गैस्ट्रोपोडा के जंतु निम्न ज्वार के समय झुंड बना लेते हैं या फिर इकट्ठे हो जाते हैं। क्रस्टेशिया के केकड़ा यूका प्यूगेमस ये प्रातःकाल तो प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, किंतु दिन में तापक्रम बढ़ जाने पर यह बिल में चला जाता है। यह दिवा प्रकाश संवेदिता का बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त इनमें ऑक्सीजन स्ट्रेस के प्रति भी एडेप्टेशन पाया जाता है। अंतर ज्वारीय आश्रय स्थलों में विशेषकर दलदली क्षेत्रों में बिल बनाकर रहने वाले जंतुओं को ज्वार का पानी उतर जाने पर ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि परिस्थितियाँ अवायवीय तक होने लगती हैं। कम वायु होने से जंतुओं को ऑक्सीजन दाब में जीना पड़ता है, जिसके वे आदी हो जाते हैं। अब इंटरटाइडल रॉकी शोर्स जो है वहाँ पर जीवों को में किस किस प्रकार के इकोलॉजिकल निश पाए जाते हैं कि इनमें 5 प्रकार के इकोलॉजिकल निश या पारिस्थितिकी निकेत पाए जाते हैं, जैसे कि जल में डूबी चट्टानें, जल से बाहर निकली चट्टानें, रेत से ढकी हुई चट्टानें और मुक्त पत्थरों का आवास एवं चट्टानी गड्ढे। तो इसी प्रकार से पारिस्थितिकी आवास परिवर्तनों के आधार पर इसे हम 5 क्षेत्रों में विभक्त कर सकते हैं। ये हैं स्प्रेइंग जोन, बेलेनॉइड जोन, ऑयस्टर जोन, सुप्राटाइडल जोन एंड सबटाइडल जोन। अब इंटरटाइडल रॉकी शोर में कौन कौन से जीव जो है वो पाए जाते हैं, फौना जो है कौन कौन सा पाया जाता है। तो मेन फौना इंटरटाइडल रॉकी शोर में है, जैसे कि ग्रेंशिया, साइकन, सी एनीमोन, जोएंथस, लेबोफाइटम, सर्टुलेरिया, प्लूमुलेरिया, प्लैनेरियंस, नीरीस, यूनिस, ट्यूबिफैक्स, सर्प्यूला, पॉलिनी, सेबेला, इरिथोई, प्रॉन, क्रैब, बैलेनस, लीपस, एम्फीपोड्स, सिप्रिया, जिलेसिमस, माया, ग्रैमरस, मिटिलस, पटेला, हेलॉयटस, काइटन, टैरिडो, ऑक्टोपस, स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, हर्डमानिया, एसिडिया एंड लेनारिस जैसे बहुत से जीव जो हैं वो इंटरटाइडल रॉकी शोर में पाए जाते हैं। अब इंटरटाइडल रॉकी शोर में रहने वाले जीवों में किस तरह के अनुकूलन या एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। अंतर्ज्वारीय चट्टान के क्षेत्रों में रहने वाले जीवों में कई अनुकूलन पाए जाते हैं, जैसे कि इनमें अटैचमेंट के लिए ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में चट्टानी तटों पर ज्वारीय लहरें आकर बार बार चट्टानों से टकराती हैं।
अतः जंतुओं को चट्टानों पर चिपके रहना आवश्यक होता है, अन्यथा ये एक स्थान पर नहीं रह सकते। जैसे कि सी एनीमोन में पेडल डिस्क पाई जाती है जो कि इसको चट्टान पर चिपके रहने में मदद करती है। इसी प्रकार एसिडियंस में चिपकने वाले पदार्थ स्रावित किए जाते हैं जो कि इनको स्थानबद्ध रखते हैं, जबकि बेलेनस जैसे जंतु सीमेंट ग्रंथियों के स्राव से चिपके रहते हैं। मोलस्का के प्राणी भी जैसे कि काइटन और पटेला ये अपने पाद के द्वारा चिपके हुए रहते हैं और लहरों से अप्रभावित रहते हैं। दूसरी इंटरटाइडल रॉकी शोर इंडिविजुअल्स में जो अनुकूलन है वो है सिडेंटरी लाइफ या स्थानबद्ध जीवन। चट्टानीय तत्व स्वतः ही जंतुओं को स्थानबद्ध का जीवन जीने को प्रेरित करता है। फलतः अनेक जंतु जैसे कि एनीमोन्स और एसिडियंस ये सिडेंटरी या स्थानबद्ध रहते हैं। दूसरा, जैसे कि हमें मालूम है कि इंटरटाइडल एरिया में बार बार पानी कम या ज़्यादा होता रहता है, तो कम पानी होने की स्थिति में जंतुओं को शुष्कता या ड्राइनेस की स्थिति से सामना करना पड़ सकता है। तो शुष्कता की समस्या के समाधान करने हेतु जंतु अनेक प्रकार से एडॉप्टेड रहते हैं, कारण कि ज्वारीय जल के उतरने के पश्चात वे सीधे हवा के संपर्क में आ जाते हैं और वे ड्राई हो सकते हैं। बेलेनस व मोलस्का के जंतु कवच या कवचीय प्लेटों से सुरक्षित रहते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा के सीडियंस या बाह्य कंकाल से भी ढके रहकर अपनी सुरक्षा करते हैं। सी एनीमोन सिकुड़ जाते हैं और अपनी रक्षा करने में सक्षम होते हैं। अनेक जंतु नलिकाकार रचनाओं में या बिलों में रहकर भी अपने आप को सूखने से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त इन जीवों में एक और एडाप्टेशन है कि इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है, यानी कि इनका शरीर चपटा होता है और इनको चट्टानों पर जीवन जीने में सहयोगी होता है। प्रोटोकॉर्डेट्स में जैसे कि हम बोट्राइलस को देखें या प्लेटिहेल्मिन्थीस के प्लानेरिया, ये इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अनेक जंतु चट्टानों के नीचे या चट्टानों के मध्य दरारों में जल की लहरों के होते हुए भी अपने आप को छुपा लेते हैं और यह छिपाने की क्रिया समुद्री पाइपों, पादपों अथवा घासों के माध्यम से भी संपन्न की जाती है। इसी प्रकार इंटरटाइडल जोन के जीवों में पुनरुत्पत्ति या रीजनरेशन की या स्वतः जनन की क्रिया भी अनेक जीवों में पाई जाती है। इनके शरीर का कोई भी भाग जब भी टूटकर अलग हो जाता है तो वह स्वतः जनन के कारण पुनः निर्मित हो जाता है, जैसे कि ब्रिटल स्टार और स्टारफिश जैसे जंतु इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है और इससे आप सभी परिचित भी हैं। चट्टानी क्षेत्र में अनेक जंतु विभिन्न रक्षक विधियों के द्वारा भी अपनी सुरक्षा करते हैं, जैसे कि मोलस्का के कांटेदार कवच, सी एनीमोन में दंशिकाएं, स्पॉन्ज तथा एसिडियंस की कंटिकाएं इसी प्रकार के साधन हैं। संगोपन हेतु विशिष्ट रंगों का सहारा भी अनेक जंतुओं के द्वारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त रेडियल सिमेट्री का होना भी एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। विशिष्ट जीवन जीने के लिए रेडियल सिमेट्री की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त मुख एवं गुदा का एक और व एक सीध में आ जाना भी एक विशेष एडेप्टेशन है। एसिडियंस जैसे कि हर्डमानिया में मुख व गुदा के एक और होने से ट्यूनिक के माध्यम से स्थानबद्ध जीवन जीना संभव होने के कारण अनेक जीवन क्रियाएं विशेषीकृत हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इंटरटाइडल सैंडी शोर की। अंतर्ज्वारीय रेतीला तट भी विशेष प्रकार का आश्रय स्थल है जहाँ विभिन्न आकार एवं आकृतियों के रेतीले कण पाए जाते हैं। शैलों या चट्टानों का अपरदन होने से रेतीले तट बनते हैं। यहाँ आधार स्थायी नहीं रहता, प्रत्येक जल की लहर रेत को आगे पीछे करती रहती है। इस आवास में रेती के कणों के मध्य में जो स्थान रिक्त रहता है वह अंतराली स्थान कहलाता है। छोटे छोटे रेती के कणों के मध्य अंतराली स्थान भी सूक्ष्म होता है, जबकि बड़े पत्थरों के बीच अंतराली स्थान भी बड़ा होता है। समस्त अंतराली स्थान या अंतराल मिलकर अंतराली तंत्र का निर्माण करते हैं। कई वैज्ञानिकों ने इस अंतराली तंत्र को विशेष जैविक परिस्थितियों वाला अत्यंत गतिशील वातावरण निरूपित किया है। तटीय ढलान भी अंतराज्वारीय क्षेत्र की चौड़ाई से व्युत्क्रमानुपाती होने का तथ्य ज्ञात किया गया है। लहरों की क्रियाओं को छोड़कर तापक्रम एवं लवणता की दृष्टि से रेतीला तट प्राय चट्टानी तटीय क्षेत्रों के समान ही
लक्षण प्रदर्शित करता है। कार्बनिक कणों को भी इस भाग में इनकी प्रचुरता रहती है। अंतर्ज्वारीय रेतीले तट को हम 3 उपक्षेत्रों में बांट सकते हैं, सुप्रालिटोरल फ्रिंज, मिड लिटोरल जोन एंड सब लिटोरल जोन। अब जो ये सैंडी शोर्स हैं, इनमें किस प्रकार का फौना पाया जाता है, तो इसमें फाइसेलिया, वलेला, पोरपेटा, सी एनीमोन, अरानिकोला, लुम्ब्री कोनेरियस, एफिपोडा, आइसोपोडा, घोस्ट क्रैब, नेप्ट्यूनस, हर्मिट क्रैब, हिप्पा, एल्ब्यूनिया, ओलाइवा, म्यूरेक्स, ट्यूरिटेला, डॉनेक्स, सोलन, कार्डियम, कोनस, नेटिका, सी कुकुम्बर्स, स्टार फिशेस, ओफियोथ्रेक्स, एम्फियोक्सस, बेलनोग्लॉसस, सेकोग्लोसस एंड ग्लोसोगोबियस, ये सभी तरह के जीव जो है इसमें सैंडी शोर्स में पाए जाते हैं। अब सैंडी शोर्स में पाए जाने वाले इंटरटाइडल सैंडी शोर्स में पाए जाने वाले जीवों में कौन से एडाप्टेशंस या अनुकूलन पाए जाते हैं, तो इनमें सबसे पहला अनुकूलन है कि इनमें बर्रोइंग नेचर या फिर इनकी बिलीय प्रकृति होती है। रेतीले किनारों पर रहने वाले जंतुओं की बिलीय प्रकृति होती है। ये बिलों में रहते हैं तथा बिल बनाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं और जल नहीं होने की स्थिति में भी सूखे बिलों में रहने की इनको आदत हो जाती है। बिल बनाने के लिए विशेष संरचनाएं जैसे कि बेलनोग्लॉसस में प्रोबोसिस, ग्लाइसेरा में प्रोस्टोमियम और डेंटेलिया व सोलन में कवच एवं पाद, क्रस्टेशिया में कई उपांग पाए जाते हैं। इनमें सीलिया या फ्लैजेला के द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्षमता का अधिक विकास हो जाता है और ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पोषण हेतु निर्भर रहते हैं। प्रोटोजोआ वर्म्स, क्रस्टेशिया, एनेलिडा, प्रोटोकॉर्डेटा व मोलस्का के जंतु इस प्रकार अनुकूलित रहते हैं। अनेक जंतु दूसरे छोटे जंतुओं को पकड़कर उन्हें अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात वे मांसभक्षी हो जाते हैं। केकड़े व आइसोपोड के प्राणी ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बिलीय प्रकृति होने से बिलों में रहकर श्वसन करने की विधियां विकसित कर लेते हैं या बिल में पानी का चक्रण होता है अथवा बिलों में से श्वसनांगों को या श्वसन हेतु जल ग्रहण करने के अंगों को बाहर निकाले रहते हैं। इन जंतुओं में अपने रक्षार्थ अनेक रंग भी रेत के रंग के समान हो जाते हैं, जिसमें शत्रुओं से बचाव करने में सहायता मिलती है। रेतीला तट प्रजनन हेतु सुरक्षित स्थान के रूप में भी अनेक जंतुओं के द्वारा काम में लिया जाता है। समुद्री कछुए रेत में ही अपने अंडे देते हैं और यहाँ उपयुक्त वातावरण के साथ ही उनकी सुरक्षा भी हो जाती है। कैलिफोर्निया के तट पर ग्रेनियन मछलियाँ अपने अंडे रेतीले तटों पर रेत में ही देती हैं और वहीं नर उन्हें निषेचित भी करते हैं। ज्वारीय चक्र के साथ परिवर्धन चक्र के जुड़े होने से परिवर्धन पश्चात पुनः बच्चों को समुद्री जल में लौट आने की सुविधा का भी अध्ययन किया गया है। अब इसी तरह से इंटरटाइडल मडी शोर्स जो हैं, इनमें दलदल पाया जाता है और यहाँ शक्तिशाली जलधाराएं अनुपस्थित होती हैं और मिट्टी बहुतायत से मिलती है। कीचड़ में मिट्टी, स्लिट और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रचुरता में होते हैं तथा रेत काफ़ी कम मात्रा में रहती है। जब मिट्टी अधिक मात्रा में रहती है तो यह ठोस एवं जटिलता लिए हुए होती है और यहाँ ऑक्सीजन की सांद्रता भी कम होकर तापक्रम और सैलिनिटी अधिक उच्चावचन प्रदर्शित नहीं करते। इस क्षेत्र में अधिकांश रेतीले तटीय प्राणी भी पाए जाते हैं। अंतर्ज्वारीय दलदली तट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सुप्रालिटोरल फ्रिंज, मिडल लिटोरल जोन एंड सब लिटोरल फ्रिंज। सुप्रालिटोरल जोन को उपस्थलीय क्षेत्र के नाम से भी कहा जाता है और धरती से जुड़ा यह क्षेत्र अधिकतर अनिवासी क्षेत्र होता है, किंतु कहीं कहीं मैंग्रोव इनमें पाई जाती है और इसे खारे दलदल की संज्ञा भी दी जाती है। अब मडी शोर में
यहाँ पर दलदली तट में कौन कौन सा फौना पाया जाता है, तो ये है हेलिकॉन्ड्रा और हाइमेनेसिडॉन, नीरीस, लेनोम, डायप्टेरा, सिरेटस, इकाइयूरोइस वॉर्म, एफ्रोडाइट, यूका, मेटाप्लेक्स, क्रनलिट्स यानी कि मड क्रैब, सेसरमा, सिनोप्टिया, स्किला, मैक्रोप्रेथेलेमस और थेलेसिना, मड लॉबस्टर एंड हर्मिट क्रैब। इसके अतिरिक्त क्रेसोस्ट्रिया, लिटोरिना, मार्टेसिया, बेंकिया, टेरिडो, मैया, पिन्ना, म्यूरिक्स, ओनिकोडियम, टेलीस्कोपियम, स्टारफिश, सी कुकुम्बर, पेरियोप्थेल्मस, बॉलएप्थेल्मस, एसिडिया, बोट्राइलस भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जू प्लैंक्टोन्स के रूप में सिरेशियम, पेराडोनियम, ऑइकोप्ल्यूरा, प्लूरोब्रेंकिया, लूसीफर, सजाइटा, एक्रोकैलिनस व ऑइथोना भी पाए जाते हैं। अब इंटरटाइडल मडी शोर्स में रहने वाले जीवों में किस तरह के अडाप्टेशंस या अनुकूलन पाए जाते हैं, तो इनमें क्योंकि इंटरटाइडल मडी शोर्स में लहरों की तीव्रता में कमी हो जाती है और दलदली किनारों की प्रमुख विशेषता है। रेत, कंकर, मिट्टी और ऑर्गेनिक गाद में निर्मित दलदली समुद्रों के किनारे खारे दलदल या मैंग्रोव दलदल के नाम से अधिक जाने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में प्रमुख अनुकूलन इस प्रकार से होते हैं कि पहला तो इनमें है कि इनमें बरोइंग हैबिट या बिलकारी प्रकृति होती है। कीचड़ में मुलायम आधार होने से दलदली प्राणी बिलों में रहने हेतु अनुकूलित होते हैं। बिल बनाने के लिए वहाँ रहने वाले जंतुओं जैसे कि अरेनिकोला और डेंड्रोनीरिस में प्रोस्टोमियम पाया जाता है। कार्डियम जैसे जंतु अपने फुट यानी कि पाद से बिल बनाने की क्षमता अर्जित कर लेते हैं और केकड़े अपने उपांगों द्वारा बिल बनाकर उसमें रहते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें ट्यूबिकोलस नेचर यानी कि नलिका निर्माण कर उसमें रहने की प्रवृत्ति होती है। फाइलम एनेलिडा के पॉलीकीटा वर्ग के जंतु कीचड़ में स्थायी नलीनुमा संरचना बनाकर उसमें रहते हैं। अरेनिकोला अंग्रेजी अक्षर जे के समान नलिका में और कीटोप्टेरस यू के समान नलिका में रहता है। अब इनमें म्यूकस सीक्रेशन भी पाया जाता है। मुलायम शरीर वाले फाइलम एनेलिडा के जंतु अपने शरीर से म्यूकस सीक्रेट करते हैं जो कई प्रकार से उनकी रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त ये निम्न ज्वारीय परिस्थितियों में दलदली क्षेत्र से पानी नीचे समुद्र में उतर जाता है और तट पर थोड़ा बहुत स्थलीय कारकों को भी प्रभावी रूप प्रदान करता है। तब किनारे के जंतु अस्थायी रूप से स्थलीय जीवन यानी कि टेरेस्ट्रियल लाइफ जीने को बाध्य हो जाते हैं। जैसे कि केकड़े और मछलियाँ केवल अपने गिल्स के द्वारा जल से गीले करने हेतु कभी कभी जल में जाते हैं और संभवतः उभयचारिता का प्रादुर्भाव इसी प्रकार के बाध्य स्थलीय जीवन के परिणाम स्वरूप हुआ होगा। दलदलीय तटों पर रहने वाले जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी विशिष्ट पाई जाती हैं, जैसे कि सीलिया के माध्यम से फिल्टर फीडिंग और डिपॉजिट फीडिंग और डेट्रिटस फीडिंग यानी कि अप्रद अन्नप्राशन का विकसित होना भी विशेष प्रकार के अनुकूलन है। अनेक दलदली तटीय जंतुओं जैसे कि सामान्य क्रैब और हर्मिट क्रैब छोटे छोटे जंतुओं का शिकार करके मांसाहारी जीवन जीते हैं और दलदल में मांसाहार करना भी अनुकूलता का एक अति उत्तम उदाहरण है। बिलों में रहने के कारण बिलों में रहकर श्वसन करने की विशिष्ट विधियां विकसित हो जाती हैं। कई जंतुओं के अतिरिक्त श्वसनांग विकसित हो जाते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्लाइंबिंग पर्च नामक पेरियोप्थेल्मस नामक मछली है। इसके अतिरिक्त जीवों में प्रोटेक्टिव पिगमेंटेशन यानी कि रक्षी रंजकता भी पाई जाती है। जैसे जैसे दलदल में रहने वाले जंतु अपना रंग वातावरण के रंग जैसा बनाकर अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं, इसी को ही रक्षी रंजकता या प्रोटेक्टिव पिगमेंटेशन कहा जाता है। एप्लीसिया जैसे मोलस्का के जंतुओं के पाद अत्यधिक चौड़े हो जाते हैं और अत्यधिक चौड़े पादों के कारण जंतु कीचड़ी पानी में डूब नहीं पाते
और उन्हें अपने स्थान पर बने रहने में सहायता मिलती है। दलदली तटों के अधिकांश जंतु कोमल या मुलायम होते हैं और इनमें मांसपेशियां जो वो कम विकसित होती हैं। दलदली जंतुओं में आंखें या तो होती ही नहीं हैं और यदि होती हैं तो बहुत कम विकसित होती हैं। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव दलदल या मैंग्रोव स्वाम्प्स की। दलदली समुद्री तटों के वेलांचलोपरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वनस्पति जात की बहुलता देखी गई है। उष्णकटिबंधीय एवं उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों देशों के समुद्री दलदल में मैंग्रोव पादप प्रभावी रूप से पाए जाते हैं, जिनमें राइजोफोरा, एविसोनिया, ब्रुगुलेरा, जाइलोकॉर्पस ये मुख्य हैं। इन पादपों में हवाई जड़ें होती हैं जिन्हें की न्यूमैटोफोर्स कहा जाता है और ये भूमिगत होने के स्थान पर दलदल में ऊपर की ओर प्रकाशानुवर्ती होकर ऑक्सीजन ग्रहण करने का कार्य करती हैं। न्यूमैटोफोर से पोषक जड़ें भी निकलती हैं जो दलदल में फैली रहती हैं और पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। मैंग्रोव पादपों में युग्मनज बनकर उनका अंकुरण भी पितृ पादपों पर ही हो जाता है। फलस्वरूप अंकुरित बीज दलदल में जहाँ गिरते हैं वहीं स्थापित होकर नया पादप बना लेते हैं। विविपेरासोना इन पादपों का उत्कृष्ट अनुकूलन है। मैंग्रोव पादपों के तनों पर विशेषीकरण जड़ों के मध्य अनेक दलदली जंतु भी रहते हैं, जैसे कि मड स्क्रिपर्स, मड क्रैब्स और मड लॉबस्टर्स, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो आज हमने मराइन हैबिटेट की हमने 2 जोन्स जो बताई थी, लिटोरल जोन और डीप सो जोन। तो आज हमने लिटोरल जोन का अध्ययन किया और अगले लेक्चर में हम सब लिटोरल जोन और उन आगे इस चैप्टर के जितने भी और भाग आपके सिलेबस के हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।